पीएम मोदी के आगे विपक्ष के लोग कहीं भी टिक नहीं पा रहे। विपक्ष के लोग डाल डाल तो पीएम मोदी पात पात चल रहे हैं। पीएम मोदी ने देश के लिए जितना काम किया है शायद ही उतना किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। पीएम मोदी द्वारा 2014 में शुरू की गई जनधन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खोले गए। महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने हेतु 2014 में पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों को 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाभ की सुविधा देती है। ये गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। भारत जैसे विशाल देश में एक समान टैक्स लागू करना असंभव सा लगता है, लेकिन इस असंभव काम को भी पीएम मोदी ने संभव करके दिखाया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्रियान्वयन से आज भारत में व्यापार करना बेहद आसान हो गया है। आज पूरे भारत में एक समान टैक्स सिस्टम लागू है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है। अब मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी मनरेगा के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहते हैं और वीबीजी रामजी कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप दर्शक अगर वीबीजी रामजी कानून के समर्थन में हैं तो कमेंट में जी राम जी जरूर लिखें, ताकि कांग्रेस और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग इस कानून के समर्थन में हैं और पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे सब कुछ आपको डिटेल में कि राहुल गांधी के लिए क्या बुरी खबर सामने आई है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बताएंगे आपको डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में एक बार फिर भड़काऊ नारे सुनाई दिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीएससी के नए नियमों पर रोक लगाए जाने से तिलमिलाए वामपंथी छात्र संगठनों ने कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान ढपली की ताल पर ब्राह्मणवाद और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नारे गूंजे। कैंपस के साबरमती ढाबे पर आयोजित इस प्रदर्शन में ब्राह्मण मुर्दाबाद, रोहित के हत्यारों को एक धक्का और दो और मनुवाद जलेगा जैसे आपत्तिजनक नारे लगे। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मणवाद का पुतला भी जलाया गया। कैंपस से सामने आए वीडियो में छात्र आरएसएस मुर्दाबाद और बीजेपी बर्बाद के नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जेएनयू में ये नारेबाजी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हुई है। यूजीसी के नए नियमों पर स्वर्ण समाज के विरोध के बाद रोक लगाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह अंतरिम रोक है ताकि संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों से जुड़े सवालों पर विस्तार से विचार किया जा सके। इसी रोक से नाराज होकर जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठनों ने ब्राह्मणवाद और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में आपत्तिजनक नारेबाजी की। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेएनयू को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी सांसदों ने स्वागत किया है। वहीं बीजेपी सांसदों ने इस फैसले के बाद विपक्ष पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा बीजेपी सांसदों की तरफ से इस फैसले को देश की संस्कृति, एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया है। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने इस फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। दुबे ने पोस्ट में लिखा कि यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, लेकिन किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा। निशिकांत दुबे ने आगे कहा, उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर गरीब की सुध ली, उसी को गाली दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं दोबारा आपसे करबंध निवेदन करता हूं कि मोदी जी पर भरोसा रखिए। संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत ही देश में कानून चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के महमूद गजनी और लोंदी वंश को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी से कई सवाल पूछे हैं। सीआर केसवन ने पूर्व उपराष्ट्रपति के उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उन्होंने महमूद गजनी को हिंदुस्तानी लुटेरा बताया। उन्होंने कहा कि ये गजनी कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये हिंदुस्तानी लुटेरे थे। बीजेपी नेता सीआर केसवान ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति की ये टिप्पणी चौंकाने वाली है। बीजेपी नेता ने सवाल करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस नेतृत्व और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए क्रूर हमलों को मजहब घरेलू कृत्य बताकर उनका बचाव करने से सहमत है, जबकि इन हमलों में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के इस बयान को देश की भावना के खिलाफ और भ्रम फैलाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों के प्रति हामिद अंसारी का ये लगाव उनकी बीमारी मानसिकता को दर्शाता है।
2014 के बाद से लेकर अब तक राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली से लेकर आरक्षण खत्म करने और जाति जनगणना से लेकर वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका दाव फेल हो गया और किसी भी मुद्दे पर देश के लोगों ने राहुल गांधी का साथ नहीं दिया। वहीं अब मनरेगा को लेकर कांग्रेस के लोग सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं, लेकिन मनरेगा के मुद्दे पर भी उनकी दाल नहीं गल रही और देश मोदीमय हो गया है। दर्शकों, भारत की राजनीति में एक बार फिर मोदी फैक्टर और एनडीए की मजबूती को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंडिया टुडे सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार यदि जनवरी 2026 में आज लोकसभा चुनाव कराए जाए तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौट सकता है। सर्वे में अनुमान जताया गया कि एनडीए को 350 से अधिक सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडी गठबंधन पिछड़ा होते हुए नजर आ रहा है। ये सर्वे 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच किया गया, जिसमें देश भर के 36,000 लोगों को शामिल किया गया। इसमें हर आयु वर्ग, जाति, धर्म और लिंग के लोगों की राय ली गई और सर्वे में लगभग 5% तक मार्जिन ऑफ द एरर की संभावना भी बताई गई है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए को कुल 352 सीटें मिलने का अनुमान है। यह आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली 293 सीटों से काफी अधिक है। वहीं इस सर्वे के अनुसार बीजेपी अकेले 287 सीटें जीत सकती है, यानी पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं अगस्त 2025 के सर्वे में बीजेपी को 260 सीटें मिलने का अनुमान था, जो अब बढ़कर 287 हो गई है। वहीं कांग्रेस को इस सर्वे में केवल 80 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जो 2024 में मिली 99 सीटों से कम है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में 176 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं सर्वे में गठबंधन स्तर पर वोट प्रतिशत का भी अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार यदि आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को करीब 47% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इंडी गठबंधन को 39% वोट मिलने की संभावना है। वहीं अन्य दलों को 14% वोट का अनुमान इस सर्वे में बताया गया है। वहीं सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर चेहरे को लेकर भी सवाल किया गया। इसमें 55% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त बताया। अगस्त 2025 में यह आंकड़ा मोदी के लिए 52% था, यानी मोदी की लोकप्रियता में हल्का इजाफा हुआ है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 57% दर्ज की गई है, जो अगस्त 2025 में 58% थी। इसके अलावा सर्वे में लोगों से ये भी पूछा गया कि सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन रहा। इस पर 50% लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, जबकि 12% लोगों ने इंदिरा गांधी और 12% लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बताया। तो देखा आपने कैसे देश के लोग अब भी मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं कांग्रेस के लोग जबरदस्ती सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन जारी है। 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। ये विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर गरीबों पर लगातार हमले करने और रोजगार के उनके कानून अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी के कई सीनियर नेता, जिनमें जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा शामिल थे, नेशनल कैपिटल में मनरेगा बचाओ संग्राम नाम के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को इसलिए खत्म किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कानून पसंद नहीं था, जो महात्मा गांधी से जुड़ा था। दर्शकों, कांग्रेस के लोग जो भी मुद्दा उठा रहे हैं उसका असर जनता पर नहीं हो रहा, तभी तो सर्वे के नतीजे ये बता रहे हैं कि अभी चुनाव हुए तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत ला सकती है। दर्शकों, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी स्थित प्राचीन धरोहरों, शिवलिंग और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपना जवाब दिया है। आप सांसद संजय सिंह ने वाराणसी पुलिस द्वारा भेजे गए नोटिस के जवाब में कहा कि उन्होंने अपने एक्स हैंडल से जो वीडियो और तथ्य साझा किए वो वास्तविक मौके पर मौजूद लोगों के बयान और प्रत्यक्ष साक्ष्यों पर आधारित है। संजय सिंह ने बयान जारी करते हुए बताया कि मणिकर्णिका घाट स्थित मणि चबूतरा, उस पर उकेरी गई कलाकृतियां, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़ा गया, जिससे करोड़ों सनातनियों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि काशी में हर ईंट और हर घाट का पौराणिक और ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। जिस मणिकर्णिका घाट को मोक्ष की भूमि माना जाता है, वहां स्थापित शिवलिंग और विरासत स्वरूप संरक्षित की जाने वाली लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा को तोड़ना किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए नहीं, बल्कि सनातन आस्था पर हो रहे
कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाई है। वहीं जिन लोगों ने मणिकर्णिका घाट पर ये बर्बरता की, उनके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई कार्रवाई की गई, जबकि सच्चाई उजागर करने वालों पर मुकदमा थोप दिया गया। आपने मांग की है कि मणिकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज हो, साथ ही सनातन आस्था से जुड़ी सभी क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण कराया जाए और संजय सिंह पर दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल रद्द कर दिया जाए। दर्शकों, आम आदमी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए पार्टी के नेता निशाना साधने के लिए एआई वीडियो का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अब खुलासे के बाद वो मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर अतिक्रमण तोड़े जाने के मामले में एआई जनरेटेड वीडियो और फोटो वायरल करने का मामला तूल पकड़ने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद वाराणसी पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चेतावनी जारी कर दी थी। इस कार्रवाई से सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया। पुलिस के एफआईआर में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जसविंदर कौर शामिल है। बता दें कि वाराणसी में अहिल्याबाई की प्रतिमा तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे स्थायी प्रशासन ने नकार दिया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया था कि रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ अन्य तत्व एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर काशी को बदनाम कर रहे हैं। वहीं वाराणसी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चेतावनी जारी की थी और इस मामले में आगे भी कोई भी भ्रामक खबर या एआई कंटेंट फैलाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं पर यकीन ना करें। तो देखा आपने कैसे विपक्ष के लोग अब बीजेपी की सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो भ्रामक खबर या फिर एआई जनरेटेड अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार सौरभ जोशी को कुल 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश ढिंगरा को 11 वोट ही मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी को सिर्फ 7 वोट मिले, जिसमें कांग्रेस के 6 पार्षद और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी का वोट शामिल था। दर्शकों, आपको बता दें कि ये चुनाव गुप्त मतदान की जगह शो ऑफ हैंड्स यानी हाथ उठाकर वोटिंग के जरिए हुआ। पार्षदों ने अपने अपने पक्ष में मतदान करते हुए पीठासीन अधिकारी के सामने मौखिक समर्थन भी दिया। चुनाव का संचालन पार्षद रमनिक सिंह बेदी ने किया। चंडीगढ़ नगर निगम की कुल 35 संसदीय सदन में बीजेपी के पास 18, आम आदमी पार्टी के पास 11 और कांग्रेस के पास 6 पार्षद है। इसके अलावा चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी भी एक्स ऑफिशियो सदस्य के रूप में वोट का अधिकार रखते हैं। सांसद तिवारी ने कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट दिया। इस बार बीजेपी की मजबूत स्थिति के कारण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं बन पाया। मेयर के चुनाव के बाद उप मेयर पदों के लिए चुनाव भी हुए। सीनियर डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी के जसवंतप्रीत सिंह ने आप के मनुवार खान को 18-11 से हराया, जबकि डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी की सुमन शर्मा ने आम आदमी पार्टी की जसविंदर कौर को मात दी। इस दौरान कांग्रेस ने चुनाव में भागीदारी से दूरी बनाते हुए मतदान नहीं किया और 6 पार्षदों समेत सांसद तिवारी सदन से बाहर चले गए। इस तरह बीजेपी ने न केवल मेयर बल्कि उप मेयर पदों पर भी जीत हासिल कर ली। वहीं इससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर चंडीगढ़ की राजनीति काफी गर्म रही थी। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों दल आखिरी बाजी अपने नाम करने के लिए आखिरी वक्त तक जोड़तोड़ और रणनीति में जुटे हुए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आप मेयर प्रत्याशी योगेश ढिंगरा की तरफ से दायर याचिका में चुनाव ऑब्जर्वेशन में करवाने की मांग की गई थी। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपके उम्मीदवार योगेश ढिंगरा की याचिका पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस कमरे में चुनाव होने हैं, जब वहां कैमरे पहले से ही लगे हुए हैं तो ये मांग क्यों? कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक मंशा से ये याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के धांधली हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपके आदेशों पर तो हम आदेश जारी नहीं करेंगे। ये याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही दायर की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बार तो हाथ उठाकर चुनाव होने हैं, तो उसमें धांधली कैसे हो सकती है? अगर फिर भी याचिकाकर्ता ये मांग करता है तो अपनी जेब से 5 लाख रुपए भरे। हम अदालत में मौजूद किसी भी वकील को इस चुनाव का ऑब्जर्वर लगा देंगे। हाईकोर्ट ने योगेश ढिंगरा के वकील को 5 मिनट का समय देकर कहा कि वो अपने
क्लाइंट से पूछ ले कि क्या वो 5 लाख रुपए भरने के लिए तैयार है। इसके बाद सुनवाई 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। दोबारा सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें डर है कि धांधली हो सकती है। इस पर चंडीगढ़ निगम की तरफ से कहा गया कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट ने निगम के इस जवाब के बाद याचिका का निपटारा कर दिया। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी को हर तरफ से झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें